हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। वो रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन होता क्या है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सेलरेशन के मेन टाइप्स क्या क्या हैं। सो ब्रॉडली क्लासिफाइंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। वन इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड द अदर इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। तो आपके पास these are the two categories of acceleration which are going to be studied under motion in one dimension. वैसे आपके पास linear acceleration, centripetal acceleration भी होती है, बट वो एक्सेलरेशन हम तब स्टडी करते हैं जब हम चेंज इन डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डायरेक्शन चेंजेस कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं बिकॉज of the fact that we are talking about motion in one dimension, which is motion in straight line where there are no changes in direction. तो यहाँ पर आपको केवल यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में हम बात करेंगे। We will not talk about the other accelerations, right? देखिए अब इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है where a is constant. I told you एक्सेलरेशन जो हम नॉर्मली निकालते हैं वो होता है चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टी इज दैट टाइम इंटरवल जिसमें आपका इनिशियल वेलोसिटी ने कुछ एक फाइनल वेलोसिटी अचीव कर लिया है, कुछ एक चेंज हो गया है सिस्टम में, सिस्टम की वेलोसिटीज में। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है दैट इज टी। दैट मीन्स दिस डेल्टा टी इज नथिंग बट द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम ड्यूरेशन। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में ए की जो वैल्यू होती है दैट इज कांस्टेंट। अब ए है क्या, v माइनस यू बाई टी, दैट मीन्स v माइनस यू बाई टी इज कांस्टेंट। अब v माइनस यू बाई टी इज कांस्टेंट, हाउ कैन वी कीप इट कांस्टेंट। सपोज हम कहते हैं कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हम t को सेम ले लेते हैं। दैट मीन्स एवरी टाइम वेन एवर वी आर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम वी आर स्टेबलाइजिंग वन फैक्टर इन दिस फॉर्मूला, वी आर स्टेबलाइजिंग टाइम। Let's say we are stabilizing time. That means whenever we are studying acceleration, we are considering same duration interval. So in every equal interval, if the change in the velocity which is appearing, see numerator क्या है इसका, change in velocity. तो अगर हमने ये define कर दिया है कि t is going to remain as a fixed parameter, कि हमने duration तो change करनी ही नहीं है, चेंज क्या किया जा सकता है, सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड। तो अगर आपका चेंज इन वेलोसिटी विच इज v माइनस यू इज कमिंग आउट टू बी सेम इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम विच इज ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, देन द एक्सेलरेशन दैट कम्स आउट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिस्टम की वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, सिस्टम की वेलोसिटीज में चेंज आ सकता है लेकिन इस डिफरेंस में चेंज नहीं आएगा। मतलब आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है और जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी तो सिस्टम की चलो कांस्टेंट ही रहेगी, लेकिन हर नए ड्यूरेशन के लिए जो सेम इंटरवल का ड्यूरेशन है उसके लिए एक नई इनिशियल वेलोसिटी डिफाइन हो सकती है और एक नई फाइनल वेलोसिटी डिफाइन की जा सकती है। तो आपके पास u और v दोनों की वैल्यूज अगर इंडिपेंडेंटली चेंज हो रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो v माइनस यू है माने कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपका वो डिफरेंस चेंज नहीं होता है कभी भी फॉर एवरी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एवरी इक्वल वैल्यू ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन वी से दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखिए हम ये कंसिडर करते हैं कि आपके पास एक सिस्टम है, एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है और हम ये मान लेते हैं कि इनिशियली सपोज 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। नाउ आफ्टर अ सर्टेन ड्यूरेशन t, लेट्स से ऑफ 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के ड्यूरेशन के बाद ये जो वेलोसिटी अचीव करता है, ये ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी अचीव करता है, सपोज दैट इज 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कंसिडर करा कि इनिशियली आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 सेकेंड्स के इंटरवल के बाद द न्यू वेलोसिटी दैट वी आर गेटिंग इज 35 मीटर पर सेकेंड। अभी जर्नी उसकी चलती है आगे। अब हम इक्वल ड्यूरेशन का एक और इंटरवल ले लेते हैं विच इज अगेन ऑफ 2 सेकेंड्स और हम ये अज्यूम करते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 more seconds, that means after a completion of another duration of same value, the new velocity that this object is attaining is, let's say, 40 meter per second. ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट
टाइम ड्यूरेशन था 2 सेकेंड्स का, इतने केस में आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा? द एक्सेलरेशन विल बी v माइनस u बाय 2. यहां पर v विल बी 35, u विल बी 30 एंड जो आपने t की वैल्यू ली है वो 2 ले ली है. सो दिस इज गोइंग टू बी 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा, अब हम दूसरा ड्यूरेशन लेते हैं विच इज ऑल्सो ऑफ द सेम इंटरवल विच इज ऑफ 2 सेकेंड्स. तो यहां पर अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? इस सिचुएशन में v विल बी 40, द फाइनल वेलोसिटी विल बी 40 एंड इनिशियल वेलोसिटी विच इज एग्जिस्टिंग एट द स्टार्ट ऑफ दिस टाइम ड्यूरेशन दैट इज 35. तो 40 minus 35 divided by 2, it is again coming out to be 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब इक्वल ड्यूरेशंस में अगर आप चेंज इन द वेलोसिटी कंसिडर करें तो चेंज हमारा सेम आ रहा है. वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, कभी 30 थी, कभी 35 होगी, देन इट बिकेम 40, उसके बाद कुछ और इस तरह से. लेकिन आपका हर ड्यूरेशन में जो चेंज इन द वेलोसिटी है, ये जो न्यूमरेटर पार्ट है आपका, ये आपका सेम आ रहा है. It is always coming out to be 5, like it came out to be 5 here, it came out to be 5 here also. तो अगर आपका change in the velocity is appearing same in all the equal duration time intervals, then we say that the motion of the object is uniformly accelerated motion. ठीक है, तो ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है. और नॉन यूनिफॉर्म का बिल्कुल इससे डिफरेंट हो जाएगा. उसमें क्या होगा कि अगर आप इक्वल ड्यूरेशन के इंटरवल्स लेते हैं लेकिन आपका जो ये v माइनस u वाला पार्ट आता है, दैट इज द चेंज इन द वेलोसिटी पार्ट, वो चेंज आपका सेम नहीं आता. सपोज यहाँ पर आपका 35 माइनस 30 है, यहाँ वेलोसिटी 40 की जगह सपोज 42 हो जाती है, तो इट विल बिकम 42 माइनस 35 विच विल बी 7/2. आपका मतलब एक्सेलरेशन का जो पैरामीटर है वो चेंज हो रहा है. वो चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि चेंज इन द वेलोसिटी हर टाइम ड्यूरेशन में जो चेंज इन वेलोसिटी है विच इज द न्यूमरेटर पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज चेंजिंग. तो उस तरह से हमारी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाएगी. तो दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं प्रैक्टिकल केसेस में. अब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक प्रैक्टिकल केस डिस्कस करने वाले हैं, राइट? चलिए, अब हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी which is an example of uniformly accelerated motion. आप कहेंगे क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? सी, ग्रेविटी इज अ टर्म जो हमने लॉन्ग बैक बहुत सुनी होती है स्कूल में. सो यू मस्ट बी हैविंग एनी आइडिया अबाउट द ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटी क्या चीज होती है. बट लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रिकॉल ऑफ दिस टर्म कॉल्ड ग्रेविटी. हम सब ये जानते हैं कि अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज एक्सपीरियंसिंग अ पुल फ्रॉम द साइड ऑफ अर्थ. Earth is trying to attract everything which is present on the surface of Earth. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल, जो हर चीज मतलब अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हर चीज महसूस कर रही है. ठीक है, तो अब क्या है कि सपोज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है विच इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द पुल फ्रॉम द साइड ऑफ अर्थ, तो वो जो ऑब्जेक्ट है दैट विल ऑलवेज टेंड टू फॉल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज आई एम हैविंग एनी ऑब्जेक्ट इन माई हैंड, इट इज हेल्ड इन माई हैंड. इफ आई जस्ट रिलीज इट, मैंने कोई एफर्ट नहीं किया, कुछ नहीं करा, आई वॉज जस्ट होल्डिंग समथिंग एंड इफ आई जस्ट रिलीज इट, तो इसको रिलीज करते ही क्या करेगा? ये रिलीज करते ही अपनी जगह पे तो नहीं रहेगा, ये रिलीज करते ही इट विल टेंड टू फॉल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फॉल आ रहा है वो क्यों आ रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटी. कि अर्थ जो कि एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, उसके मास की वजह से एक अट्रैक्टिव पुल एग्जिस्ट करता है विच every object which is present on earth is experiencing. So that pull which is exerted on every object which is present on earth is called the gravitational pull. और ये gravitational pull की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर आप उसको रिलीज कर देंगे, that object will tend to fall in the downward direction. ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, पहली बात तो ये कि इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है. सी, जब when I just released the object, it was in my hand and I just released it,
एट दैट टाइम द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। क्योंकि अभी तो वो रेस्ट पे ही था, मेरे हाथ में पकड़ा हुआ था, तो मतलब वो रेस्ट पे ही है। तो मैंने उसको जैसे ही रिलीज करा, कोई भी चीज देखिए, जैसे कोई कार है, कोई भी चीज जस्ट मूव करना शुरू करती है तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, ठीक है ना। तो इसने भी जस्ट मूव करना शुरू करा जब इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एट दैट टाइम इट्स वेलोसिटी वाज 0। लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है ये 0 ही नहीं रहने वाली। हमारे सामने हम देखते हैं इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट टेंड्स टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अगर हम ये अज्यूम करें कि यहाँ पर हमारा ग्राउंड सरफेस है, तो बाय द टाइम दिस ऑब्जेक्ट विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ और द ग्राउंड लेवल, एट दैट टाइम it will attain its maximum velocity. I mean the time when it is just about to touch the surface of the earth, it will be attaining its maximum velocity. उस वक्त इसकी velocity जो हो जाएगी, let's represent it as v, and that velocity is definitely not going to be 0 because it is in the state of motion. 0 कैसे हो सकती है? तो 0 थी, लेकिन 0 से बढ़कर कुछ एक वैल्यू उसने अटेन कर ली v। अच्छा, अब जब हमारे पास वेरिएशन आ गई वेलोसिटी में, हम यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी में वेरिएशन आ रही है। तो जब वेलोसिटी में वेरिएशन आ रही है, दैट मींस देयर हैज टू बी एन एक्सेलरेशन इन द सिस्टम। भाई जहां वेलोसिटी में वेरिएशन है तो एक्सेलरेशन तो आ जाएगा ना सिस्टम में। तो इस केस में द एक्सेलरेशन व्हिच कम्स इनटू एक्शन व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू फॉल फ्रीली towards the surface of the earth, that acceleration is called acceleration due to gravity. इसको हम a से नहीं रिप्रेजेंट करते, इसको हम g से रिप्रेजेंट करते हैं। That means the acceleration here is nothing but g. इस acceleration को ही g से डिनोट किया जाता है। तो ये जो acceleration है, clearly this is an outcome of what kind of change in velocity? ये velocity के केवल मैग्नीट्यूड में जो चेंज आ रहा है उसके वजह से पैदा हुई है। This acceleration it has nothing to do with the direction change in the velocity. मैंने आपको बताया कि velocity में दो तरह के changes हो सकते हैं, उसके direction में भी change आ सकता है, उसके magnitude में भी change आ सकता है। लेकिन क्योंकि ये free fall है, मतलब अगर आप एक object को throw करेंगे तो वो एकदम vertically जाएगा। It is not going to undergo any bend, ठीक है ना। तो it is going to fall in the vertically downward direction. That means the journey is going to be a straight line journey. The journey is going to be a one dimension journey. One dimension journey है, इसका मतलब acceleration due to gravity जो पैदा हो रही है वो केवल velocity के magnitude में variation की वजह से पैदा हो रही है। डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं रही, सिंगल डायरेक्शन में वो जा रहा है ऑब्जेक्ट आपका। एक तो आपके पास ये केस हो सकता है। दूसरा केस होता है कि सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ और मेरे हाथ में ये ऑब्जेक्ट है। देखो, अगर मैं ये मेरे पास मेरे मार्कर का कैप है, जस्ट ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको रिलीज करती हूँ, इसको छोड़ दूंगी ऐसे तो ये नीचे जाएगा 100%। इफ आई एम गोइंग टू रिलीज इट लाइक दिस, इट विल टेंड टू गो डाउन लाइक दिस। अगर मैं चाहती हूँ कि ये नीचे जाने की जगह ऊपर चला जाए, इज इट पॉसिबल? हो सकता है ऐसा कि अगर मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है एंड आई वांट दिस ऑब्जेक्ट टू गो इन द अपर डायरेक्शन ऑन इट्स ओन, इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर इफ आई एम गोइंग टू रिलीज इट तो ऑन इट्स ओन, तो इट विल ऑलवेज टेंड टू फॉल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट विल ऑलवेज टेंड टू गो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इफ आई हैव टू मेक इट गो इन द अपर डायरेक्शन, आई हैव टू यूज सम एफर्ट। मुझे अपने तरफ से कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, मुझे कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा अपर डायरेक्शन में, ताकि मैं इसको ऊपर भेज सकूं। तो अगर मैं इसको ऊपर भेजना चाहती हूं, जितने फोर्स से अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इफ इट इज अर्थ इज ऑलरेडी पुलिंग इट विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ force from the downward direction towards the downward direction, that means if I want this object to go in the upper direction, I will have to apply a force on this object, but that force should be slightly greater than the force with which it is being pulled towards the surface of earth. तभी मैं ऊपर भेज सकती हूँ इसको। तो मुझे नीचे वाले फोर्स से ज्यादा लगाना पड़ेगा फोर्स, तो दिस विल गो इन द अपर डायरेक्शन। पर ये जो मैं फोर्स लगाऊंगी ये कितनी देर एग्जिस्ट करेगा? दिस फोर्स इज गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर एन इंस्टेंट। I mean, I am just going to apply a force and then leave it. अब उस फोर्स का जब तक इफेक्ट रहेगा तब तक तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, बट द मोमेंट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज वैनिश्ड, दिस ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट एंड अगेन बिगिन इट्स जर्नी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसा होता है।
अगर आप बॉल, कभी घर में बच्चे हैं, somebody is playing, if somebody is going to throw a ball in the upward direction, तो यही होता है ना, पहले ऊपर जाती है, रुक जाती है, फिर वापस आ जाती है। तो वही होने वाला है कि आपके पास ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर था, आपने इसको कुछ फोर्स के साथ, कुछ एफर्ट के साथ, मतलब यहाँ देखो, व्हेन यू आर थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट, उस वक्त जो थ्रोअर है उसको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसको सिर्फ रिलीज करने, कोई एफर्ट नहीं लगाना, इसीलिए वेलोसिटी इनिशियली 0 है। पर जब उसको अपवर्ड डायरेक्शन में भेजना है तो थ्रोअर को अपना कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आपकी यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 वेलोसिटी पे तो फिर से इट विल हैव अ टेंडेंसी टू फॉल बैक, इट विल हैव अ टेंडेंसी टू कम बैक। तो अगर ऑलरेडी ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे ही रहेगा 0 वेलोसिटी के साथ। तो इसका मतलब है कुछ नॉन जीरो वेलोसिटी देकर ही आप इसको ऊपर भेज सकते हैं। नॉन जीरो वेलोसिटी के बिना ये जाएगा नहीं। और नॉन जीरो वेलोसिटी कहां से आएगी? आपके एफर्ट से, थ्रोअर के एफर्ट से, जो भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा है। लेकिन जैसे ही उस एफर्ट का जो इफेक्ट है वो कम होगा, तो किसी इंस्टेंट पर ये बॉल, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाकर रुक जाएगा। चाहे वो एक मोमेंट के लिए रुकेगा, पर रुकेगा। जैसे ही वो रुकता है, हम कंसिडर करते हैं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी अटेन हो गई, एंड दैट इज 0। कि वो जहां पर भी एक मोमेंट के लिए भी रुक रहा है, अपनी डाउनवर्ड जर्नी दोबारा से शुरू करने के लिए, अपनी डाउनवर्ड जर्नी दोबारा से शुरू करने से पहले आप कह सकते हैं, उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, एंड वी कंसिडर दैट वेलोसिटी टू बी द फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो अब क्या होगा इसमें, अब क्या होगा इस केस में कि देखिए, इस केस में भी वेलोसिटी चेंजेस आ रहे हैं और यहां पर भी वेलोसिटी चेंजेस आ रहे हैं। दैट मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज कमिंग और फॉलिंग डाउनवर्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तब भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन तब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। 0 थी, 0 से इंक्रीज होकर कुछ नॉन जीरो वैल्यू उसने अटेन कर दी। दैट मीन्स हियर द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप एंड हियर द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ ज्यादा थी, एंड जाते 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 फाइनली इट अचीव्ड 0 वेलोसिटी। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ स्पीडिंग अप, this is speeding up, and this is the case of slowing down. This is the case of slowing down. तो अब इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जहां स्पीड अप हो रही है, जहां पर स्पीड अप हो रही है, तब जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। सो यहां पर g की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आएगी। और जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है और फाइनल जो है वो 0 है, या जो भी है, मतलब कम है। 0 है तो इसका मतलब नॉन जीरो से तो कम ही है ना। तो आपके पास स्लोइंग डाउन का केस है, जब भी आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते 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 उसकी गति कम होती है, टिल वो रुक जाता है और वापस शुरू हो जाता है। तो ये जो आपका केस है, दिस इज द केस ऑफ स्लोइंग डाउन। जब स्लोइंग डाउन है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? एक्सेलरेशन की वैल्यू कम्स आउट टू बी नेगेटिव। तो यहाँ पे जी की वैल्यू आपकी हो जाएगी नेगेटिव। तो यहां से हमें पता चलता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लाइक एक्सेलरेशन जैसे हमने बात करी है, इट कैन ऑल्सो हैव 2 वैल्यूज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इस तरह के केस में होगी व्हेन इट इज फॉलिंग डाउन, और नेगेटिव व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक इट मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद अ सर्टेन एफर्ट व्हिच इज अप्लाइड फ्रॉम द साइड ऑफ थ्रोअर। उस केस में आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। फाइन। देखिए, अब ये जो हमारी ग्रेविटी की वैल्यू होती है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ये हर प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। सो एसोसिएटेड विद आवर प्लैनेट विच इज अर्थ, दिस वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू टेक एज प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दिस केस वी आर गोइंग टू टेक इट एज माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन। और ये वैल्यू जो है, अब ये जो आपका एग्जाम्पल है फ्रॉम द स्टडी, वी कैन से, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू आपकी हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहती है, हमेशा आपकी ग्रेविटी की एक कांस्टेंट वैल्यू हम कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स यू कैन कंसिडर दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे ये जो है वेयर द वैल्यू, मतलब जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली इन द अपवर्ड डायरेक्शन सेंड कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास जो ग्रेविटी की वैल्यू विच इज नेगेटिव, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और जब आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव है, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एड्रेस दैट। तो ये आपका एग्जांपल था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, क्योंकि इसमें ग्रेविटी की वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है, 0 के बाद अगर आप 1 सेकेंड में देखते हैं कि इसमें कितना चेंज आया,
तो 0 से 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी अचीव की जाएगी, उसमें जो चेंज इन वेलोसिटी एड्रेस किया जाएगा, जो रिकॉर्ड किया जाएगा, वही चेंज इन वेलोसिटी हर 1 सेकेंड में निकल कर आएगा। सी, इनिशियली कुछ भी है वेलोसिटी, फाइनली कुछ भी है वेलोसिटी, लेकिन अगर आप इक्वल ड्यूरेशन इंटरवल्स में पूरे जर्नी को, पूरा जो टाइम लग रहा है फुल जर्नी में, उस टाइम ड्यूरेशन को अगर आप इक्वल ड्यूरेशन इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो ये फैक्टर आता है v माइनस यू, एज आई एक्सप्लेन यू अर्लियर, ये v माइनस यू आपका हमेशा सेम आएगा, ठीक है। और अगर v माइनस यू आपका सेम आएगा हमेशा, तो इसका मतलब है ग्रेविटी की वैल्यू भी सेम आएगी। सो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। उसी तरह से आपके पास कुछ और एग्जांपल्स हो सकते हैं। वैसे acceleration due to gravity was just one example of uniformly accelerated motion. Likewise, we can have many such examples. बहुत सारे examples हो सकते हैं ऐसे। तो हम आगे धीरे धीरे इसके सारे तरह के examples discuss करेंगे and we'll do a lot of question practice also. Just stay tuned.